Hello everyone, my name is Subham Srivastav. In this lecture, after reinforcement in concrete, lecture number 3, we discuss about assumptions involved in limit state method in case of flexure. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि इसके पहले लेक्चर में हमने लोड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस तरीके से हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने दे रखा है इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आज करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है जो आपके स्क्रीन के सामने है, कैलकुलेट द डिजाइन लोड ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट लोडिंग इज गिवन। मतलब लोड यहाँ पर डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड की वैल्यू दे रखी है और आपको डिजाइन लोड निकालना है। इस क्वेश्चन में मान के हम चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन अंडर द केस ऑफ कोलैप्स डिस्कस हो रहा है। मतलब कोलैप्स कंडीशन के लिए हमें डिजाइन लोड की वैल्यू निकालनी है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था अगर हम कोलैप्स के कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं और उस केस में हमें डिजाइन लोड निकालना है तो डिफरेंट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें दे रखा था और अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन दे रखा था, जैसे डेड लोड प्लस लाइव लोड, फिर डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, या डेड लोड प्लस विंड लोड। अर्थक्वेक लोड और विंड लोड को एक साथ नहीं लेना है। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन बन रहा था डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या इसके साथ विंड लोड। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस किया था। अच्छा, सो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है डिजाइन लोड। डिजाइन लोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन लोड के बन रहे हैं उनको निकालना होगा और उन कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम लोड होगा वही लोड हमारा डिजाइन लोड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बनेगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। और इस कंडीशन में हमने डिस्कस किया था कि डेड लोड के लिए डेड लोड प्लस लाइव लोड की अगर हम बात करेंगे तो इस कंडीशन में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारे कोड ने दे रखा वो 1.5 का दे रखा है। तो 1.5 इंटू डेड लोड वैल्यू 100 प्लस लाइव लोड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी 1.5 या 1.5 इंटू वैल्यू ऑफ लाइव लोड, और ये कैलकुलेट करके आएगा 225 किलो न्यूटन पर मीटर। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या डेड लोड प्लस विंड लोड। अच्छा, यहाँ पे हमने डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड ही लिया है और डेड लोड प्लस विंड लोड को कंसीडर आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं विंड लोड की वैल्यू जो है, जो हमारा विंड लोड का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे विंड लोड की वैल्यू जो दी गई है वो हमारे अर्थक्वेक लोड से बहुत छोटा है। सो हमें एक चीज़ पता चलता है कि डेड लोड प्लस विंड लोड की जो वैल्यू आएगी, जो प्लस करने पे डेड लोड के साथ विंड लोड, वो छोटा होगा डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड से। सो हम डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड ये मैक्सिमम होगा तो इसको कंसीडर करके चल रहे हैं और एक कॉम्बिनेशन स्किप कर दे रहे हैं। तो यहाँ होता क्या है, इस कंडीशन के लिए जब हमने डिस्कस किया था तो यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 डेड लोड के लिए और 1.5 ही अर्थक्वेक लोड के लिए आया था। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू वैल्यू ऑफ डेड लोड 100 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू अर्थक्वेक लोड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू वैल्यू ऑफ अर्थक्वेक लोड। जब ये हमने सॉल्व किया तो आया 450 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? तीसरा कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या विंड लोड। अच्छा, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड में हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थक्वेक लोड है वो ग्रेटर है विंड लोड से। तो हम क्या करते हैं कि विंड लोड को ना कंसीडर करके डायरेक्ट हम अर्थक्वेक लोड वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अर्थक्वेक लोड इस केस में हमने देखा तो जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी था इन केस ऑफ कोलैप्स अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन स्टैंडर्ड कोड वो 1.2 और 1.2 का दे रखा था। मतलब डेड लोड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 इंटू वैल्यू ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 इंटू वैल्यू ऑफ लाइव लोड जो 50 दे रखा है, यहाँ 500 हो गया है, सॉरी इसके लिए, और 1.2 इंटू वैल्यू ऑफ
अर्थक्वेक लोड। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है 420 किलो न्यूटन पर मीटर। सो यहाँ पर देखते हैं, जब हम तीनों कॉम्बिनेशन सॉल्व किया उसके बाद हमने निकाला तो हमें ये समझ में आया कि जो डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड करते हैं और इस कॉम्बिनेशन से जो हम लोड निकालते हैं वो आता है 450 किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि और जो दोनों कॉम्बिनेशन बनते हैं उनसे ग्रेटर होता। सो यही लोड हमारा क्या हो जाएगा, डिजाइन लोड हो जाएगा। इसी लोड पर हमें अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। यही लोड हमारा डिजाइन लोड होगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोड मैक्सिमम लोड है। अगर हम बाय द वे मान के चलते हैं कि अपने स्ट्रक्चर का जो डिजाइनिंग है वो 450 पे ना करके लोअर वैल्यू 420 पे करते हैं, तो क्या होगा कि हमारे स्ट्रक्चर पे जब 450 किलो न्यूटन पर मीटर का जब कभी लोड अकर होगा इन फ्यूचर, जो कि ग्रेटर है इस लोड से, तो क्या होगा, हमारे स्ट्रक्चर के फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो हमें सबसे जो मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन से जो मैक्सिमम लोड की वैल्यू आएगी वही लोड एज ए डिजाइन लोड लेकर चलना है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। सो देखिए यहाँ पे दिया गया, सो डिजाइन लोड इज 450 किलो न्यूटन पर मीटर एंड क्रिटिकल लोडिंग कंडीशन इज डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड। सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक उसकी तरफ। आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है अजम्पशन इन्वॉल्व इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। जब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात हुई थी वहां पे 4 क्लॉज थे। सबसे पहला क्लॉज क्या था, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर। सो हम सबसे पहले आज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर के अंदर कौन कौन से अजम्पशंस हैं वो पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा मेंबर डिजाइन करना है जिसमें फ्लेक्सर आ रहा है। सबसे पहले फ्लेक्सर क्या होता है ये समझते हैं। फ्लेक्सर जहाँ पे भी मोमेंट आए, जहाँ पे भी बेंडिंग आए, उस कंडीशन को फ्लेक्सर कंडीशन कहा जाता है। बेंडिंग कहाँ पे आता है, बीम में आता है, ठीक है। और कहाँ पे आता है बेंडिंग, आपने देखा होगा इन केस ऑफ स्लैब। स्लैब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बीम हम कंसीडर कर सकते हैं। तो बीम में कम फ्लेक्सर आ सकता है, दूसरा स्लैब में फ्लेक्सर आ सकता है, तीसरा क्या होता है, अगर हम फुटिंग की बात करते हैं, फुटिंग आपने देखा होगा, तो फुटिंग भी अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन ही डिजाइन किया जाता है। फुटिंग अंडर द फ्लेक्सर कंडीशन ही डिजाइन की जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ चुका होगा। सो जब फ्लेक्सर की बात होगी तो फ्लेक्सर को हम बेंडिंग से या बेंडिंग मोमेंट से रिलेट करके चलेंगे। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हमने पढ़ा था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर, मतलब हम जब अपने बीम का, जब अपने स्लैब का और जब अपने फुटिंग का डिजाइनिंग करेंगे, ऐसे किसी भी मेंबर का डिजाइनिंग करेंगे जो फ्लेक्सर के अंडर आएगा, उस मेंबर के डिजाइन करने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे लिमिट स्टेट मेथड, उसमें कौन से एजम्पशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एजम्पशन जो है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456/2000 ने दे रखा है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इस एजम्पशन को समझते हैं कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बीम दे रखा है, इस बीम पर या इनिशियल कंडीशन में बीम दे रखा था, ठीक है। इस बीम पर हमने कुछ लोड लगा दिया। लोड लगाने के बाद हमारा बीम कुछ इस तरीके से बेंड हो गया। बेंड हुआ तो हमने देखा कि हमारे बीम में लोड की वजह से जब बेंडिंग अकर हुआ तो हमारा बीम का बेंड शेप कुछ इस तरीके से हो गया। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर रखा था। फिर हमें एक बात समझ में आती है कि हमारे जो न्यूट्रल एक्सिस से या हमारे जो ऊपर टॉप मोस्ट फाइबर हैं, उन फाइबर्स में जो हमारे टॉप मोस्ट फाइबर हैं यहाँ पे, उन फाइबर्स में यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, या उन फाइबर्स में यहाँ पे कंप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है। आपको इतनी बात भी इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया गया था। एक मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम अकर हो रहा है, एक मिनट, स्क्रीन प्रॉब्लम, एक मिनट। इसके पहले वाले लेक्चर में ये बात भी हमने डिस्कस कर लिया था आपके साथ। सो देखते हैं यहाँ पे जो हमारे ऊपर के फाइबर हैं उनमें, ऊपर के फाइबर्स में यहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है और नीचे के फाइबर्स में टेंशन आ रहा है या टेंसाइल फोर्स आ रहा है। एक मिनट,
सो हमने एनालिसिस किया कि जो हमारे टॉप मोस्ट फाइबर थे, ऊपर के फाइबर, वो कंप्रेशन में जा रहे थे और नीचे के फाइबर टेंशन में जा रहे थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जब बीम में हमारे बेंडिंग नहीं अकर हुआ था तो एक सेक्शन एक्स कुछ इस तरीके से था, ये सेक्शन एक्स कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक सेक्शन एक्स था। अब होता क्या है कि जब हमारा बीम कुछ इस शेप में बेंड हो जाता है, ये शेप बेंड शेप है हमारे बीम का, कुछ इस शेप में बेंड हो जाता है, तो हमें ये पता चला कि ये फाइबर जो है खींच रहे हैं, इन फाइबर्स में टेंशन आ रहा है और ये फाइबर्स कंप्रेस हो रहे हैं। इतनी बात हमने डिस्कस अभी तक कर ली है। तो होगा क्या कि जो हमारा एक्स सेक्शन पहले से जो हमने कंसीडर कर रखा था, जब ऊपर यहाँ पे कंप्रेशन आएगा तो ये सेक्शन कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा। ये जो हमने पॉइंट कंसीडर कर रखे हैं, जो एक्स सेक्शन कंसीडर कर रखा है, वो सेक्शन कुछ हमारा इस तरीके से मूव करेगा ऊपर की तरफ, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कुछ इस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि ऊपर कंप्रेशन आ रहा है और नीचे टेंशन आ रहा है। इट मीन्स जो हमने ये सेक्शन एज्यूम किया पहले, ये सेक्शन कैसा था? प्लेन सेक्शन था। इतना बात समझ में आ गया। जब यहाँ पे बेंडिंग हुआ तो बेंडिंग होने के बाद सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, लेकिन ये सेक्शन अभी भी प्लेन बना हुआ है। ये सेक्शन प्लेन है अभी भी, पहले भी प्लेन था। मतलब बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद हमारा सेक्शन टिल्ट बेंडिंग के बाद जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा सेक्शन प्लेन बना हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये हमारा इनिशियल सेक्शन था, लेकिन बेंडिंग के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे पॉइंट इधर शिफ्ट होता गया और धीरे धीरे इधर टेंशन आने की वजह से ये पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ, तो कुछ इस तरीके का हमें शेप मिला। ये बात आप समझ चुके होंगे। सो इनडायरेक्टली अगर हम देखें, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से वेरिएशन हो रहा है, कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है। अगर हम इस तरीके से बोल लें कि अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो इस तरीके से वेरिएशन हो रहा है। ये क्या दिखा रहा है? जो हमारे फाइबर्स धीरे धीरे यूनिफॉर्म इधर वेरी हो चुके हैं, ये दिखा रहा है स्ट्रेन के वेरिएशन को। तो सबसे पहला जो हमारा एजम्पशन है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग, वो इनडायरेक्टली ये कहता है कि हमारे स्ट्रेन का वेरिएशन जो होगा वो कैसा होगा? वो लीनियर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब सेकंड एजम्पशन की तरफ आते हैं। सेकंड एजम्पशन क्या कहता है? सेकंड एजम्पशन हमारा है, सेकंड पॉइंट हमारा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज लिमिटेड टू 0.0035। मतलब हमारे कोड ने ये कह रखा है कि इन केस ऑफ फ्लेक्सर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, जो हम मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन मतलब जो ये टॉप मोस्ट फाइबर होंगे, जो इस पर मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो 0.0035 होगी। ये बात आप क्लियर रखिए। क्यों ऐसा हमारे कोड ने 0.0035 ही कंसीडर किया? उसके पीछे भी एक पॉइंट है, वो ये है कि अगर हम स्ट्रेन 0.0035 से आगे मूव करते हैं तो हमारे फाइबर में, कंप्रेशन फाइबर में या हमारे कंक्रीट में फेलियर अगर हो जाता है, तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू 0.003 तक ही जाना है। यहाँ पे लिमिटेशंस लगा रहा है स्ट्रेन पे, लिमिट स्टेट मेथड में, जो कि पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि लिमिटेशंस लगेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू जो लिमिट हमारे कोड ने दे रखा है वो है कंप्रेशन फाइबर के लिए कम या कम मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए 0.0035। इसको याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा कंक्रीट के लिए इन केस ऑफ फ्लेक्सर वो कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए इस चीज़ को समझिएगा। देखिए सबसे पहला कर्व जो यहाँ पे दे रखा है, ये कर्व, ये एक्चुअल कर्व है। ये एक्चुअल किस तरीके से हमारा कंक्रीट रिस्पॉन्स करता है फ्लेक्सर में, वो इस तरीके से दे रखा है। ये एक्चुअल कर्व है, बट हम अपने एनालिसिस के लिए एक्चुअल कर्व का यूज नहीं करते, क्योंकि एक्चुअल कर्व का एनालिसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो हम आइडियल कर्व का यूज करते हैं। आइडियल जो कर्व है हमारा वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456-2000 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इन्होंने क्या बोला है कि हम इस कर्व को जो इस शेप में था ऐसे यूज ना करके कुछ
इस तरीके से यूज करते हैं कि पहले तो ये रेक्टेंगुलर रहता है, बस बाद में जाके ये स्ट्रेट हो जाता है। इतना बात समझ में। ये चलिए अब देखिए, मान लीजिए ये इस एक्सिस पे हमने स्ट्रेस दे रखा है, इस एक्सिस पर स्ट्रेन लिया है। एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन क्यों लिया है? क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू हमें पहले से नोन होगी और स्ट्रेस उसके करेस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा। ये सेम बात ऐसे ही है कि अपने बॉडी पे आप फोर्स लगाइए। फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, पहले तो हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें स्ट्रेन आता है, पहले मसल्स दबती हैं मसल्स, तो हमें फील आता है। फील क्या है? जो फीलिंग आ रही हमें, कि जो फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो उस स्ट्रेन को रजिस्ट कर रहे हैं। जो फीलिंग आ रही है, जो अंदर से स्ट्रेस आ रहा है, जो अंदर से फीलिंग आ रही है, वही तो स्ट्रेस है। इतनी बात। हमें स्ट्रेन को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेके चलना है और स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे। इतनी बात मैंने आपको क्लियर बता दी। सबसे पहले हमने क्यूब का टेस्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो हमारा कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इनिशियल में पैराबोलिक होगा और बाद में ये स्ट्रेट हो जाएगा। इतनी बात समझ के चलिएगा। ये देखिए, ये क्यूब के लिए दे रखा है, जिसे मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। जब हमने क्यूब के लिए इसका मजबूती निकाला तो स्ट्रेंथ जो आया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आया, वो FCK आया। देखिए, इसके करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ है वो दे रखा है, या स्ट्रेस दे रखा है, FCK। समझ में आ गया। बट हम क्यूब के स्ट्रेंथ या मजबूती को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि जब हमने क्यूब टेस्ट किया तो क्यूब का एक स्पेशल डायमेंशन कंसीडर करके किया, 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। और इस क्यूब में जब हम यूनिएक्सियल कंप्रेशन में टेस्ट किया तो एक ही एक्सिस के थ्रू कंप्रेसिव फोर्स लगाया। बट क्या होता है कि कंक्रीट जो हम यूज करेंगे, वो कंक्रीट तो हम यूज करेंगे अपने स्ट्रक्चर में, अपने वेल्डिंग में यूज करेंगे, बिल्डिंग में यूज करेंगे। और बिल्डिंग में जो हमारा कंक्रीट लगा हुआ है उसमें, मान लीजिए बिल्डिंग का कंक्रीट है, इसमें क्या हो सकता है? इस एक्सिस से कंप्रेशन आ सकता है, इस एक्सिस से कंप्रेशन आ सकता है, टेंशन भी आ सकता है, टॉर्सन भी आ सकता है, कंप्रेशन और टेंशन का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। मतलब क्यूब में तो सिर्फ और सिर्फ यूनिएक्सियल कंप्रेशन आ रहा था, बट इन बिल्डिंग जब उसी कंक्रीट का यूज किया हमने तो वहाँ पे कंप्रेशन, टेंशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन, टॉर्सन कुछ भी अकर हो सकता है। क्यूब का हमने डायमेंशन फिक्स कर लिया था, बट कंक्रीट जब हमारे स्ट्रक्चर में यूज होगी तो पूरे स्ट्रक्चर में यूज होगी, वहाँ पे कोई डायमेंशन जैसी बात नहीं होगी। हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ था FCK, उसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जो हमारा कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा वो क्यूब के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से अलग होगा। जो हमारे कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा वो FCK अपॉन 1.5 होगा। इसकी वैल्यू आएगी 0.67 FCK। इसके पहले लेक्चर में मैंने यही तो बताया था जब हमने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट के लिए हमने ये कर्व बनाया तो हमें कुछ इस तरीके से कर्व मिला। ठीक है, हम अब पहुंच चुके हैं 0.67 FCK। इतनी बात समझ में आ गई। बट यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आया, उसी स्ट्रेंथ पर हम अपने बिल्डिंग को या हमारे स्ट्रक्चर को डिजाइन हम नहीं कर सकते। मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से डिफरेंट होगी। डिजाइन स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है, हमने पढ़ा था इसके पहले लेक्चर में, वो होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ कंक्रीट 1.5 था। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि हमारे डिजाइन स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू जो होगी वो कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन 1.5 होगा, और कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमने निकाल लिया है 0.67 FCK। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मतलब 0.67 FCK अपॉन 1.5 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब करेंगे तो आएगा 0.45 FCK। मतलब ये वो स्ट्रेंथ होगा जिस स्ट्रेंथ को मानकर हम अपने बिल्डिंग या स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करेंगे, जिस मजबूती को मानकर कंक्रीट की हम डिजाइनिंग करेंगे। ये तो हमने पहले भी लेक्चर में बता दिया था। अब
हमारा जो मेन फोकस होगा वो इस कर्व पे होगा, जो डिजाइन कर्व है, ठीक है, डिजाइन कर्व है। इसका एनालिसिस किया गया तो यहाँ पे देखने को मिला कि 0.002 स्ट्रेन वैल्यू तक ये तो पैराबोलिक रहा, ये पैराबोलिक, ठीक है, ये कैसा रहा, पैराबोलिक रहा। और उसके बाद 0.002 से लेकर 0.0035 तक ये हमारा कर्व स्ट्रेट रहा, स्ट्रेट रहा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मतलब स्ट्रेन की वैल्यू जब तक 0.0 से लेकर 0.002 होगा, यहाँ तक होगा, 0 से लेके 0.002 होगा, तब तक कि पैराबोलिक बिहेवियर शो करेगा। और जब 0.002 से लेके 0.0035 तक होगा तो हमारा कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। इतनी बात आप समझ के चलिएगा। और हमारे लिए डिजाइन स्ट्रेंथ जो कंक्रीट होगा 0.45 FCK होगा, FCK होगा। ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी। और 0.45 कैसे आया ये बात भी हमने बताया। FCK पहले क्यूब हम डायरेक्ट क्यूब का मजबूती हम स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते, हम कंक्रीट का कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालना होगा। कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्यूब के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से डिफर होता है। जो कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है वो क्यूब के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन 1.5 होता है, जो आता है 0.65 FCK। और उसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ जो आता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.67 FCK अपॉन 1.5 जब हमने किया तो 0.45 FCK आ गया। ये पहले भी लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलता है, हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा वो ये होगा कि जो हमारा डिजाइन कर्व होगा, डिजाइन जो हमारा कर्व होगा जिस वो कुछ इस तरीके से होगा। ये डिजाइन कर्व हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये जो है पैराबोलिक होगा एट द स्ट्रेन वैल्यू ऑफ 0.002 और 0.002 से लेके 0.003 तक ये स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ पे जो हमारा डिजाइन, अगर ये डिजाइन स्ट्रेंथ हो, डिजाइन कर्व है, तो इस कर्व में यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आएगा या जो स्ट्रेस आएगा उसकी वैल्यू होगी 0.45 FCK। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं हमारा जो चौथा जंक्शन है, जो चौथा पॉइंट है दे रखा है जंक्शन के लिए हमारे, वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। मतलब हमारे कोड ने ये कह रखा है कि कंक्रीट की टेंशन में कितनी मजबूती है हम उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की बहुत लो होती है एज कंपेयर टू स्टील। हमने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि जहाँ पर टेंशन आएगा उसको रजिस्ट करने के लिए हम स्टील यूज करेंगे, जहाँ पे कंप्रेशन आएगा उसको रजिस्ट करने के लिए हम कंक्रीट का यूज करेंगे। सो हमारे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर के जो हमारा चौथा अजम्पशन है वहाँ पे दे रखा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ हम इग्नोर कर देंगे। हालांकि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, कुछ वैल्यू होती है जो होती है 0.7 √FCK, बट हम उसको लेकर यहाँ चलेंगे नहीं। पांचवा पॉइंट ये है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील अंडर कंप्रेशन एंड टेंशन इज गिवन बिलो। देखिए अभी तक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने कंक्रीट के लिए पढ़ा। इसके पहले जो पॉइंट था, इसके पहले इस पॉइंट में या हमारे जो एजम्पशन नंबर 3 था उसमें हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंक्रीट के लिए पढ़ लिया। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो स्टील के लिए कुछ इस तरीके से बताता है। अच्छा, हमने पहले लेक्चर में बताया कि जब हम स्टील की बात करेंगे तो दो तरीके के स्टील हम यूज करते हैं, माइल्ड स्टील, HYSD स्टील। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइल्ड स्टील के बारे में। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरीके से होगा। एक्चुअल जो कर्व होगा माइल्ड स्टील का वो आपके सबसे लेफ्ट दिखाया गया है। ये कर्व देखिए, ये कर्व एक्चुअल कर्व होगा हमारे माइल्ड स्टील का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा एक्चुअल कर्व। बट इस एक्चुअल कर्व को ना यूज करके हम अपने कोड में आइडियल कर्व का यूज करते हैं, जिससे हमारा स्टडी आसान हो जाएगा। हमारे कोड ने इस कर्व को कुछ इस तरीके से जूम कर रखा है, कुछ इस तरीके से जूम कर रखा है। अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जब भी इन केस ऑफ स्टील की बात होगी और वहाँ पे हमें डिजाइन स्ट्रेंथ की बात की जाएगी, किस स्ट्रेंथ पर डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हमें उसका यील्ड स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए। यील्ड स्ट्रेंथ मालूम होने के लिए हमें वो पॉइंट मालूम होना चाहिए कि जिस पॉइंट के बाद यील्डिंग स्टार्ट होगी। देखिए इन केस ऑफ माइल्ड स्टील जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है वो विजुअल होता है। देखिए यहाँ पे ये इस पॉइंट के बाद
यहाँ पे यील्डिंग होना स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे बहुत तेज़ी से स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है। स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है ना, स्ट्रेस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। इस चीज़ को प्रैक्टिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक जो हमारा पॉलीथीन आता है उसको लीजिए और उसको जब खींचते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद ये डायमेंशन कम होता जाता है, पॉलीथीन ऐसे ऐसे यील्ड करते जाती है। और यहाँ फेलियर तो नहीं आता, क्रैक नहीं आता, लेकिन यील्ड फैल जाती है। सो यही हो रहा है कि जो हमारा ये पॉइंट है जो हमने अभी बताया, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद हमारा स्टील फैलने लगता है, उसमें क्रैक्स अभी भी नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ क्लियर करके चलिएगा। और हमें अपने डिजाइनिंग के लिए किस पॉइंट के बाद यील्डिंग स्टार्ट होना है वो पॉइंट मालूम होना चाहिए। सो हमारे जो कर्व, हमारा जो इंडस्ट्रियल कोड है वो कर्व को कुछ इस तरीके से मान के चलता है। हमने ये बताया था जो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ होगा स्टील के लिए वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन 1.15 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और जो आएगा 0.87 FY। सो हम आइडियल कर्व, ये देखिए आइडियल कर्व में सबसे पहला कर्व तो ये वो कर्व था जो बिना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के यूज किया गया, लेकिन डिजाइन कर्व हमारे लिए जब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिए तो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ तक आ गई और डिजाइन कर्व ये हो गया। अब यहाँ पे हमें मालूम करना होगा कि हमारा किस पॉइंट के बाद यील्डिंग स्टार्ट होने वाला है। तो हमने जब ऑब्जर्व किया तो स्ट्रेन वैल्यू 0.00108 इतने स्ट्रेन के बाद हमारे माइल्ड स्टील के केस में, माइल्ड स्टील बार के केस में यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब 0.00108 के करेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, वही पॉइंट, उस पॉइंट के बाद यील्डिंग स्टार्ट होगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सो एक चीज़ याद रख के चलिएगा, जो स्ट्रेन वैल्यू होगी हमारे माइल्ड स्टील के लिए वो आएगी 0.00108 इतना आएगी। और ये कैसे आया ये चीज़ हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ अगर देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में tan थीटा की बात होगी, ये थीटा tan थीटा की बात होगी, तो tan थीटा हो जाएगा 0.87। tan थीटा क्या होगा, ये अपॉन ये स्ट्रेन, यही तो दिया गया ना यहाँ पे। आपको स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन निकालना, तो स्ट्रेन को इधर ले गए और tan थीटा को इधर आया, और tan थीटा ही हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जब हमने पुट किया तो उसके बाद स्ट्रेन की जो वैल्यू हमारे लिए आई वो आई 0.00108। यहाँ गलती से 18 लिखा है, ये 108 होगा, ये चीज़ याद रख के चलिएगा। मतलब जो स्ट्रेन की वैल्यू आएगी इन केस ऑफ माइल्ड स्टील वो आएगी 0.00108। इसके बाद इस स्ट्रेन के बाद स्ट्रेन अगर आएगा हमारे स्टील में तो उस कंडीशन में हमारा जो बार होगा, हमारा जो स्टील होगा, उस स्टील में यील्डिंग स्टार्ट हो चुका होगा। इतनी बात क्लियर करके चलिएगा। अब बात करते हैं HYSD स्टील की। देखिए HYSD स्टील में कुछ इस तरीके से होता है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है कुछ इस तरीके से आता है। इस कर्व में यील्डिंग किस पॉइंट के बाद स्टार्ट हो रहा है ये निकालना बहुत ही टफ होता है। ये तो एक्चुअल कर्व है, लेकिन इस कर्व को जब हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने हमारी स्टडी को आसान करने के लिए कुछ इस तरीके से दे रखा है। अच्छा, अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद हम 0.87 FY मतलब इस स्ट्रेस वैल्यू तक या इस कर्व तक, डिजाइन कर्व तक पहुंच चुके हैं। अभी हमको क्या निकालना है कि किस पॉइंट के बाद यील्डिंग स्टार्ट होगा। सो बाय द एनालिसिस जब हमने किया ढेर सारे स्पेसिमेन के साथ, तो हमें एक चीज़ समझ में आया कि 0.002 स्ट्रेन वैल्यू जो होगी, अगर उस वैल्यू से, उस पॉइंट से इनिशियल जो हमारा कर्व था उसके पैरेलल टेंजेंट खींचे, उसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, इनिशियल जो कर्व था उसके टेंजेंट के पैरेलल लाइन अगर हम कोई खींचे, तो ये लाइन जो होगा, ये वाली लाइन, ये लाइन जहाँ कर्व को कट करेगा वही पॉइंट हमारी यील्ड पॉइंट हो जाएगी। उस पॉइंट के बाद यील्डिंग स्टार्ट होगा। सो हमने 0.002 स्ट्रेन वैल्यू पर लेकर और इनिशियल टेंजेंट के पैरेलल लाइन खींची और ये लाइन कुछ यहाँ इस पॉइंट पर जाके कट हुई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जब ये लाइन यहाँ पर कट हुई
तो हुआ क्या कि जो ये पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट मान लीजिए P मिला, ये पॉइंट जो मिला, यही इस पॉइंट के बाद हमारे बार में या स्टील में यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो किस पॉइंट के बाद यील्डिंग स्टार्ट होगा वो हमें मालूम चल चुका है। अब क्या करना है कि जब यील्डिंग स्टार्ट होगा तो उस टाइम में स्ट्रेन कितना होगा वो हमें निकालना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ट्रायंगल एक दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हमें नोन है। हमें ये चीज़ नोन है कि ये है 0.87 FY, ठीक है। और ये स्ट्रेन ये स्ट्रेन हमको निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। और tan थीटा जो होगा, एक मिनट, और tan थीटा जो होगा हमारा, tan थीटा ये tan थीटा यही E होगा, E इक्वल टू हो जाएगा 0.87 FY अपॉन स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेन को इधर भेज दें और E को इधर भेज दें तो आपको समझ में आएगा जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो आएगी 0.87 FY अपॉन ES। इतना बात समझ में आ गया। मतलब अगर हम पूरे इस कर्व को देख के चलें, अगर हम पूरे कर्व की बात करें तो पूरा कर्व कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके यहाँ पे कर्व लाइन खींचा इसके पैरेलल, और यहाँ से जो यहाँ तक स्ट्रेन की वैल्यू थी वो थी 0.002, और जो हमने यहाँ तक का स्ट्रेन निकाला वो आया 0.0087 FY अपॉन ES। सो टोटल स्ट्रेन जो आ गया 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखते हैं पाँचवा पॉइंट। अब देखते हैं कि जो यहाँ पे स्ट्रेन आई 0.002 और 0.87 FY अपॉन ES, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, टू हैव प्रॉपर इंडिकेशन ऑफ फेलियर विद क्रैक्स इन द टेंशन जोन, द strain in the steel at failure should be more than 0.002 plus FY upon 1.15 upon ES है 0.87 FY upon ES, दोनों सेम बात। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए हम अभी प्रॉपर इंडिकेशन फेलियर का तब आएगा जब हम इस स्ट्रेन वैल्यू से ज़्यादा स्ट्रेन पर पहुंच चुके होंगे। मतलब इस स्ट्रेन वैल्यू से ज़्यादा स्ट्रेन वैल्यू, मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट मिलेगा कर्व पे। ये पॉइंट जो मिलेगा, इस पॉइंट पे यील्डिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। मतलब अगर हमारा ये बार कुछ इस तरीके से था, मतलब अगर बार था तो बार आज यील्ड हो चुका होगा, मतलब बार की डायमेंशन रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई होगी और ये डायमेंशन बढ़ चुका होगा। अभी क्रैक नहीं आया होगा, क्रैक स्टील में नहीं आया होगा, क्रैक तो नहीं आया होगा, लेकिन बार क्या होगा, इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बार हमारा इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जब बार इलोंगेट होगा तो अगर हम कुछ इस तरीके से मान के चले कि ये हमारा बीम था और हमने यहाँ पे स्टील कुछ इस तरीके से मान रखा है, तो क्या हमको ये चीज़ समझ में आता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से झुक गया होगा। बार इलोंगेट होने की वजह से स्ट्रक्चर झुक चुका होगा, लेकिन अभी फेलियर नहीं आया होगा। तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि फेलियर होने वाला होगा, स्ट्रक्चर झुकना, हमारी जो बीम होगी वो झुक जाएगी, उसमें सैग आ जाएगा, लेकिन फेलियर अकर नहीं होगा। यही बात दी गई है, टू हैव प्रॉपर इंडिकेशन ऑफ फेलियर विद क्रैक इन टेंशन जोन। टेंशन जोन के कंक्रीट में तो क्रैक जनरेट हो जाए, लेकिन हमारा इंडिकेट हो तो उसके लिए हमें स्ट्रेन की वैल्यू जो होगी वो 0.002 प्लस FI अपॉन 1.15 ES से ज़्यादा रखना होगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट कि इफ स्ट्रेन इन स्टील इज लेस देन 0.002 देयर विल बी सडन फेलियर इन कंप्रेशन जोन। इसका मतलब क्या है, विद नो इंडिकेशन। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो 0.002 से भी कम होगी, मतलब ये 0.002 यहाँ पे अगर इससे कम होगी तो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा हमारा पॉइंट। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारा बार, अगर हम मान के चल रहे हैं ये बार है,
तो इस बार में कोई भी यील्डिंग नहीं होगी, ये बार यील्ड नहीं होगा। जब बार यील्ड नहीं होगा मतलब बार पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब सारा का सारा, सारी की सारी फेलियर हमारे कंक्रीट में हो गई, और कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, उसमें फेलियर सडन होगा। इतनी बात कनेक्ट करके चलिएगा। सो यही पॉइंट दे रखा है कि इफ स्ट्रेन इन कंक्रीट इज less than 0.002 there will be sudden failure in concrete in compression zone without indication। कंप्रेशन जोन के कंक्रीट में सडन फेलियर होगा विदाउट इंडिकेशन के। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट जो दे रखा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इंटेंशन स्टील एट द टाइम ऑफ फेलियर शुड बी नॉट मोर देन 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES। 0.87 FI को FI अपॉन 1.15 ES भी लिखा जाता, दोनों बात सेम है, ये तो आप जानते ही होंगे, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। छठवीं पॉइंट ये है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी हमारा, मैक्सिमम स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी इन केस ऑफ स्टील, या जो टेंशन में स्टील होगी, जो टेंसाइल स्टील होगी, वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन की जो वैल्यू आएगी 0.002 प्लस 87 FI ES होगी। जैसे मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू कंक्रीट के लिए जो बताया था वो क्या बताया था 0.0035। यहाँ पे देखिए ऐसे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की जो वैल्यू हमने हमारे कोड ने लिमिटेशन लगा रखा है स्टील के लिए, वो है 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES। इसके करस्पॉन्डिंग मतलब ये हमारा स्ट्रेन पे लिमिटेशन लगाया, मतलब इस स्ट्रेन पर जो यहाँ स्ट्रेस आएगा वही स्ट्रेस हमारा डिजाइन इस स्ट्रेन की वैल्यू पर जो हमारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ होगा वही स्ट्रेंथ हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ होगा। लिमिटेशंस लगाया है, इनडायरेक्टली लगाया, डायरेक्टली लगाया स्ट्रेन पे, लेकिन इनडायरेक्टली अप्लाई हुआ स्ट्रेस पे। ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, और एक चीज़ देखते हैं कि जैसा हमने पढ़ा था कि 0.002 तक जो हमारा, अगर हम मान के चलिए कंक्रीट का फ्लेक्चर में जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा 0.002, उसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा। ये 0.002 आया और 0.003 आया, ये 0.003 आया। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो रहा है, देखिए जब 0.002 स्ट्रेन तक हम रीच करते हैं कंक्रीट में, तो वहाँ पे बॉटम में जस्ट क्रैक विजिबल होता है, जस्ट एक क्रैक विजिबल होता है जब स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 होती है। मतलब जब हम अपने ग्राफ में कुछ ऐसे बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक आ जाते हैं तो जस्ट एक क्रैक, इस स्ट्रेन वैल्यू तक आ जाते हैं, जस्ट एक क्रैक जनरेट होता है। बट जब इस पॉइंट से इस स्ट्रेन की वैल्यू से आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये क्रैक धीरे धीरे प्रोपगेट होता जाता है और 0.003 तक ये क्रैक पूरा हो जाता है। 0.003 तक ये क्रैक बॉटम से लेके टॉप तक पहुंच जाता है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा कर्व है स्ट्रेन कर्व वो लीनियर हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेन तो आ रहा है, फेलियर हो रहा तो स्ट्रेन आ रहा, बट स्ट्रेस नहीं आ रहा है। क्यों स्ट्रेस नहीं आ रहा, क्योंकि क्रैक जनरेट हो चुके हैं। जब क्रैक जनरेट हो जाएगा तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये बात फील करके चलिएगा, ये बात समझ के चलिएगा। सो हमने अभी तक जो हमारे 6 एजम्पशंस थे इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर वो डिस्कस कर लिया है। अभी तक जो हमने एजम्पशंस डिस्कस किए हैं उसके बेस पे हमको एक बात समझ में आता है कि 0.002 प्लस 0.87 FI ES तक स्ट्रेन की वैल्यू अगर अकर होगी हमारी स्टील में, इस स्ट्रेन के बाद जो स्ट्रेन आएगा, अगर इस स्ट्रेन के बियॉन्ड स्ट्रेन ले जाते हैं तो हमारा जो स्टील होगा वो स्टील यील्ड करना स्टार्ट होगा। मतलब तब यील्ड होगा तो हमें मालूम चलेगा कि हाँ अब ये बिल्डिंग या ये हमारा छज्जा या कुछ भी जो डिजाइन कर रखा है वो गिरने वाला है। तो हमारे लिए अच्छी बात होगी ना, क्योंकि स्टील में सडन फेलियर नहीं होता। सो हमें अपने जो हम डेप्थ का कैलकुलेशन करेंगे
जो लिमिटिंग डेप्थ का कैलकुलेशन करेंगे कुछ इस तरीके से रखना होगा कि 0.002 + 87 FyES तक इतना तो स्ट्रेन आए ही आए। इससे कम स्ट्रेन आएगा तो फेलियर सडन हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारे स्टील में स्ट्रेन आता है तो हमारा स्टील बियर करेगा, और स्टील बियर करेगा तो स्टील पहले यील्ड करेगा, फिर जाके उसमें फेलियर आएगा बहुत लंबे टाइम बाद। तो यहाँ पे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये देखिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो इस स्ट्रेन के अकॉर्डिंग होगा, ये देखिए वो दे रखा है। अच्छा, और जब इस स्ट्रेन के वैल्यू के बियॉन्ड हम जाते हैं, मतलब अगर हम इस स्ट्रेन के बियॉन्ड जाते हैं, जैसे ये दे रखा, ये कर्व दे रखा है, तो यहाँ क्या होगा कि इस स्ट्रेन के जब बियॉन्ड जाएंगे तो जो स्टील होगा हमारा वो यील्ड कर जाएगा, लेकिन अगर इस स्ट्रेन के पहले हम फेलियर करा देते हैं, एक कंडीशन और मान के चलें कि अगर हम इस स्ट्रेन के पहले हम फेलियर अगर कराएं तो कुछ इस तरीके से फेलियर होगा, तो हमारा जो स्टील होगा